सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हम 10वीं कक्षा का अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा 5वां है। जिनके कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इनके द्वारा जो हमारे जो शीर्षक है, जो पाठ्य पुस्तक की जो हमारी कविताएं हैं, जो पहली है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी के बारे में, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसा महिसादल में सन 1899 में हुआ। वह मूलतः गाढ़ाकोल जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे और निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक ठीक है महिसादल में हुई। और उन्होंने स्व अध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत, दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, मतलब कि उनको संस्कृत और दर्शन शास्त्र के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला है। मतलब कि जो हमारे ये दार्शनिक हैं परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा, उन पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है, मतलब उनके रचनाओं में भी देखने को मिलता है। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के आसमानिक निधन ने उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ दिया था। मतलब कि उनके जो परिवार में अचानक से मृत्यु के कारण उनको अंदर ही अंदर उनको तोड़ दिया था। साहित्य मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किए और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ठीक है, इनकी काव्य रचना है। और उनके उपन्यास, उन्होंने उपन्यास भी लिखी, कहानी लिखी, आलोचना, निबंध लेखन भी उनकी विख्यात, ठीक है, और अस्मरणीय। मतलब कि उन्होंने इतने, मतलब कि अभी भी बहुत प्रसिद्ध उनकी आलोचना है, कहानी, उपन्यास भी बहुत सारी है जो अस्मरणीय है। ठीक है, निराला और रचनावादी के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। ठीक है, तो इनका अगर क्वेश्चन आता है कि उनके जो कि निराला जी की रचनावली के 8 खंडों में क्या संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। ठीक है, 8 खंडों में इनके जितने भी इनकी रचनाएं हैं निराला जी की, वो 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, तरलता और प्रकृति का विराट तथा उद्दत चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाओं में उन्होंने, मतलब ये छायावादी कवि है हमारे, ठीक है, तो छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया और शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषण वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव मिलता है। मतलब कि जो शोषण, जिस पे शोषण हुआ है, उनके प्रति उनकी सहानुभूति उनके भाव रचनाओं में मिलती है। उसी प्रकार अगर जो शोषण करने वाला है, सत्ताधारी है, उस पे प्रतिकार, ये प्रतिभाव की आप जैसे कह सकते हैं कि उन पे आलोचना के भाव से उन्होंने काव्य रचा है। तो आइए आगे देखते हैं। के द्वारा जो हमारे पाठ्य पुस्तक में काव्य दिया गया है, तो पहला है उत्साह। तो उत्साह के बारे में जानेंगे। उत्साह का एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है और कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल न्याय कल्पना, मतलब नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना का संभव करने वाली भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है और कवि में ललिता, कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति का बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला जी इसे नवजीवन और न्यूतन कविता के संदर्भ में भी देखते हैं। ठीक है, मतलब नवजीवन और न्यूतन कविता के संदर्भ में देखा जाता है। तो अगली जो हमारी कविता है अट नहीं रही है। तो कविता में फागुन की मदकता को प्रकट करते, मतलब फागुन जो हमारा ऋतु है उसकी मदकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब उनका मन प्रसन्न हो तो एक तरफ फागुन
का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। और दूसरे शब्दों में चयन एवं लय, मतलब कि जो शब्दों का प्रयोग किया गया, लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया, कविता को भी फागुन की ही तरह, मतलब फागुन जो मार्च का महीना होता है, होली का जो समय होता है, जो ठंडी जाती है और गर्मी आती है, उस प्रकार से उतना सुंदर उनका ललित बनाया गया, मतलब ललित मतलब एक लयतात्मक पंक्ति बना दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम पंक्ति के माध्यम से जानेंगे जो हमारे निराला जी किस प्रकार से उत्साह और अट नहीं रही है, तो पढ़ेंगे। तो जिसमें जो सबसे पहले जो कविता हमारी है उत्साह, जो बादल को किस प्रकार से पीड़ित प्यासे जन, मतलब एक जन सामान्य की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ बादल एक नई कल्पना और नए अंकुर, जैसे कि एक नई आशाओं की उम्मीद लेके क्रांति चेतना के संभव करने की कोशिश की। तो आइए हम पाठ के माध्यम से जानेंगे जो हमारे काव्य खंड में दी गई है। तो आइए ये हमारी पहली कविता है, उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर हो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं, कवि जो वर्षा होने से पहले जो बादल, और बादल को क्या गरजने का एक बहुत सुंदर चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से आकाश में दिखने वाले बादल को, गरजने वाले को एक बहुत अद्भुत, और बिजली को चमकने के लिए बहुत अद्भुत वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं, कवि हमारे निराले जी कहते हैं कि हे बादल तुम जोर जोर से गरजो, कहते ना, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो। तो कहते हैं कि तुम जोर जोर से गरजो, आओ इस आकाश को चारों तरफ से घेर कर भरपूर ऊंची आवाज में, मतलब कि ठीक है, बहुत ऊंची आवाज में करते आओ, क्या कर धराधर हो, मतलब करते आओ, और पल पल ठीक है, पल पल आकर बदलने वाले बादल तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग के हो। ठीक है, यहाँ लिखा ना, ललित 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 काले घुंघराले, ललित मतलब कोमल, कोमल कोमल काले घुंघराले। तो ठीक है, तो कहते हैं कि तुम्हारे सुंदर सुंदर और घुंघराले काले रंग वाले हैं, तुम बच्चे की विचित्र कल्पनाओं की पालों और पतवारों के समान लगते हो। ठीक है, बच्चे के समान लगते हो। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि बाल कल्पना कैसे पाले, मतलब बच्चे की तरह नजर आते हो आप। और आगे देखें, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि नवजीवन का संचार करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली के समान क्रांति स्वर और ब्रज के समान भीषण गर्जना छिपी हुई है। ठीक है, भीषण गर्जना छिपी हुई है, उनका ब्रज के समान आप छिपी हुई नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कि कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल जब बरसते हैं तो खेतों में एक नई खेती उत्पन्न होती है, और पेड़ों में, प्रकृति में, उनकी जो पेड़ों पे धूल मिट्टी होती है, उस बादल के बारिश से क्या होता है, वो पत्ती मिट्टी धूल झड़ जाती है और नएपन में नवजीवन से संचार से भर जाते हैं। उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि तुम अपनी, यहाँ कहते हैं कि एक नई कविता का संचार कर दो। ठीक है, वो कवि को कहते हैं एक नई कविता का संचार कर दो, जिस प्रकार से बादल गरजते हैं। इसी नई कविता, इसी नए जीवन में इस धरती को भर दो। ठीक है, क्या करो, इस धरती को भर दो। कवि इच्छा व्यक्त करता है, करते हुए बादल के गरजने का आह्वान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी पंक्ति होगी। तो अगली पंक्ति पढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो कवि हमारे यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर कि निराला जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने से हो गए हैं। ठीक है, गर्मी के कारण क्या हो गए, अनमने से हो गए, गर्मी के व्याकुल उन की वजह से क्या हो गया, परेशान हो रहे हैं। तो क्या करो आप कि विकल मतलब व्याकुल हो गए, और उन्मन मतलब कहीं मन में टिकने वाली स्थिति। तो और अनमन मतलब जब गर्मी लगती है तो किस प्रकार से वो हो जाते हैं, तो इसका वर्णन कह रहे हैं कि विकल मतलब व्याकुल हो जाते हैं। और उन्मन मतलब होता है कहीं मन
ठीक है, कहीं मन ना हो टिकने वाली स्थिति। ठीक है, जब बारिश होती है तो कभी इधर जा, सॉरी गर्मी होती है तो कभी इधर की कहीं राहत मिल जाए, इस प्रकार से। तो आगे तक विश्व के निधाद के सकल जन्मे, तो कहते हैं कवि यहाँ पर, संसार के सभी मानव समुदाय में परिवर्तन के फलस्वरूप व्याकुलता और अन अनमना मन का वातावरण निर्मित हो रहा है। ठीक है, साहित्य के माध्यम से समाज में चेतना का संचार होने की उम्मीद बनी हुई। संचार मतलब कि साहित्य से क्या हुआ कि नए संचार की उम्मीद बनी हुई है। आइए अज्ञात दिशा में अनंत एक घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो और बादल गरजो। तो यह कहते हैं कि अनंत बादल तुम्हारा अज्ञात दिशा में आगमन हुआ है, मतलब कि जो आगमन मतलब आए हुए हैं, और ये धरती प्रचंड गर्मी से तप रही है, मतलब इतनी गर्मी है कि प्रचंड गर्मी से तप रही है कि तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो, कि तुम यहाँ पे पानी को बरसा के बारिश करके यहाँ इनको शीतल कर दो। और साहित्यकार अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के इस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं कि संसार में विचार के मतभेद से उत्पन्न होने वाली क्रांति या गर्मी का वातावरण या जो अशांति का वातावरण हो रहा है, वह बादल रूपी भीषण गर्जना करते हुए आकाश के चारों तरफ छा जाए। मतलब कि आप इस प्रकार से आप काव्य की रचना करो कि जो लोगों में गर्मी अशांति पैदा हुए हो शांत हो जाए। ठीक है, तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे। जो अगली पंक्ति हमारी ये वाली है, जो अट नहीं रही है, यहाँ से ली गई है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हमारे कहते हैं कि फागुन महीने में सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। होली के वक्त जो मौसम होता है उस हम फागुन कहते हैं। जो अब देखो फागुन आने वाला है मार्च महीने में, तो उसको फागुन कहा जाता है। तो उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया। उस समय प्रकृति के अपने चरम सौंदर्य पे होती है, क्योंकि ठंडी जाती है और गर्मी आती है, तो अपने चरम सौंदर्य पे होती है कि मौसम के देखोगे पतझड़, नए पत्ते आने लगते हैं पेड़ पौधों पे। तो इस प्रकार से अट नहीं रही है आभा फागुन की, मतलब अट नहीं रही है मतलब कि समा नहीं रही है फागुन, मतलब जो फागुन महीने की जो सुंदरता समा नहीं रही है, इस प्रकार से कि फागुन के समय पेड़ की हरियाली भर जाती है, फिर पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। ठीक है, तो और भर जाती है और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित में जो खुशबू आती है फूलों पर उग रहे हैं, और इस कारण हवा चल रही है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है और हवा में सारे लोग तब से और जो मस्ती छा जाती है और वो काबू में नहीं रह पाती और मस्ती में क्या लोग झूमने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो फागुन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया। तो अगली पंक्ति देखेंगे हम। तो अगली पंक्ति हमारे यहाँ से है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पल पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो यहाँ तक हमारी पंक्ति है। तो ये कवि हमारे कहना चाहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कि घर घर में उगे हुए पेड़ पौधे रंग बिरंगे, लिखे ना कि कहीं सांस लेते हैं घर घर के भर देते हैं, मतलब घर के अंदर जो उगे हुए हैं पेड़ पौधे फूल खिले हुए हैं, और उड़ने में नभ में तुम, मतलब आकाश में या चारों तरफ नभ, ठीक है, उड़ने लगती है। उसकी खुशबू क्या लगती है, उड़ने लगती है, और खुशबू हवा में यूं बह रही है कि मानो फागुन खुद सांस ले रहा है, मतलब जो महीना वो सांस ले रहा है। और पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं इस तरह फागुन महीना पूरे वातावरण को आनंदित कर देता है, सुगंधित कर देता है कि आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंखों को फैलाकर उड़ने लगते हैं। ये मनोरम दृश्य मस्ती से भरी हुई हवाएं हमारे अंदर भी हलचल मचा देती है, अंदर भी क्या करती है, हलचल मचा देती है। मतलब हम जब सुंदर चीज को देखते हैं, सुंदरता को देखते हैं, तो मन भी हमारा सुंदर मतलब प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। तो उसी तरह कहते हैं कि हलचल पैदा कर देती है। ये दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंखें इससे हटा नहीं पाते हैं। और इस तरह फागुन की मस्ती महीने में हमें भी मस्ती से गाने और पर्व मनाने का भी मन होने लगता है। कि देखते हैं जब खुशी होती है तो हमारा मन लगता है कि बस ये चीज़ देखते रहे, इतनी खुशी
खुशी हो रही, इस प्रकार से हट नहीं रही है ना। आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, तो ये कहना चाहते हैं कि मस्ती में हम गाने और पर्व को मनाने, खुशी का त्योहार मनाने लग जाते हैं। तो आइए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। अगली हमारी पंक्ति ये रही, ठीक है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो कवि हमारे यहाँ कहना चाहते हैं निराला जी कि फागुन माह में प्रकृति कितनी सुंदर नजर आती है कि उस पर नजर हटने का मन ही नहीं करता। लिखा ना कि पत्तों पे क्या करे डाल, अब पत्तों पे क्या है, जो पत्ते सारे डल और लदी हुई है, डाल सारे पत्ते और डालियां लदी हुई है, कहीं पे हरे कहीं पे लाल। तो इस प्रकार से कहीं पे लाल फूल, कहीं पे और पत्तियां हरे डाली, पत्तियों पे क्या जो पत्तियां होती है हरे रंग की होती है उस पे, और लाल लाल रंग के फूल पे क्या सब जगह डली हुई और डाली इतनी लदी हुई है। हाँ, इसका इतना सुंदर प्राकृतिक सुंदर इतने नजर आ रही है कि उसमें से नजर हटने का मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पे हरे और लाल रंग के लाल फूल और हरे पत्ते दिखाई देते हैं, और उनके बीच रंग बिरंगे फूल, और फूलों से ऐसे लग रहे हैं कि मानो पेड़ ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी है, सुंदर सी एक माला पहन रखी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, मंद गंध पुष्प माल, मतलब ऐसी उन्होंने लगा हुआ है कि एक सुंदर सी जो खुशबू आ रही है, उन्होंने एक माला पहन रखी है, ठीक है। और इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही है। कवि के अनुसार फागुन महीने में लिखा पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही हो। तो कहते हैं कि फागुन महीने में ये प्राकृतिक सौंदर्य में होने वाली बदलावों से सभी प्राणी के बेहद खुशी, मतलब सभी प्राणी जब जीव जंतु है वो सभी बहुत ज्यादा खुश है। कवि स्वयं में बहुत ही खुश है, कवि भी क्या खुद भी बहुत खुश है। लिखा पाट पाट, मतलब जो हर पग पग पे, हर पाट पाट पे यहाँ पे लोग सभी खुश है, ठीक है। हर जगह पाट पाट मतलब हर जगह लोग खुश है। शोभा मतलब हृदय हृदय मतलब दिल से बहुत ज्यादा खुश है, और इंसान से लेके पृथ्वी पे हर प्राणी इस जो फागुन माह को देखते हुए, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए बहुत ही खुश है। तो ये हमारी पंक्ति यहाँ पे समाप्त हो जाती है, जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत दिन शुभ हो। थैंक यू।